जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9th का विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 9th के विज्ञान विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं गति यानी कि मोशन। हम चैप्टर नंबर 8 गति यानी कि मोशन उसे हम आज देखते हैं, उसे हम आज समझते हैं। जैसा कि आपने अपनी डेली लाइफ, दैनिक जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट पोजीशन और कुछ वस्तुओं को आपने गतिमान यानी कि मोशन में देखा होगा। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं में और धमनियों में होता है, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। ये सभी उदाहरण जो हैं गतिमान अवस्था के उदाहरण हैं, जो वस्तुएं गतिमान रहती हैं। हम हवा की गति का अनुमान उसके धूल कणों के उड़ने व पेड़ पौधों की शाखाओं के, पेड़ों की पत्तियों के चलने, उड़ने से, हिलने डुलने से लगाते हैं। तब हमें यह लगता है कि हवा चल रही है, मतलब कि हम पेड़ पौधों के उड़ने से हवा की गति का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सब गति के उदाहरण हैं। अब रेस्ट पोजीशन क्या होता है? विराम अवस्था या रेस्ट पोजीशन वह होती है जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वह उसकी रेस्ट पोजीशन या विराम अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि कोई पेन किसी जगह पे रखा है तो वह उसकी कौन सी अवस्था कहलाती है? विराम अवस्था, क्योंकि वो उस जगह पे रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और कोई उसमें मूवमेंट नहीं हुआ, तो वह उसकी कहलाती है विराम अवस्था। अब गतिमान या मोशन में कोई वस्तु या गतिमान अवस्था में कोई वस्तु तब कहलाती है जब किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को गतिमान अवस्था में तब कहा जाता है जब उसकी पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, जब वो अपनी जगह से हिलता है या उसकी पोजीशन में चेंज आता है, वो उसकी कहलाती है गतिमान अवस्था या वो वस्तु मोशन में है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पे, मतलब गति मतलब मोशन। तो मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु की पोजीशन में चेंज आता है तो वो कहलाता है गतिमान वस्तु। तो गति क्या है? गति 3 प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। सरल रेखीय गति को देखते हैं हम। सरल रेखीय गति को कहते हैं हम लीनियर मोशन। इसमें हम उदाहरण के लिए देखेंगे, जो ट्रेन चलती है, गाड़ी मोटर चलती है, वो क्या एक सीधी रेखा में, तो जो ट्रेन चलती है वो सरल रेखीय गति में चलती है, मतलब लीनियर मोशन में। वृत्तीय गति का उदाहरण, आप कभी मेले में गए होंगे तो आपने वहाँ बहुत सारे झूलों को देखा होगा। तो कुछ झूले जो रहते हैं वो वृत्तीय गति में चलमान रहते हैं, यानी कि वृत्तीय गति सर्कुलेटरी मोशन में गति करते रहते हैं। और तीसरा हमारा है दोलन गति, मतलब ऑसिलेटरी मोशन। आपने अपने घरों में देखा होगा घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का जो पेंडुलम है वो पहले आगे, फिर पीछे, फिर आगे, तो वह ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति कहलाता है। दोलन गति का एक एग्जाम्पल है, जो घरों में झूले डलते हैं वो भी ऑसिलेटरी मोशन का ही एक उदाहरण है। मोशन चैप्टर में हम सरल रेखीय गति के बारे में बात करेंगे। तो सरल रेखीय गति पढ़ने से पहले हम जानते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो कुछ भौतिक राशियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्या है, ये चैप्टर जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है, इसमें फिज़िकल की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो उससे ये सभी जानने से पहले हम ये जान लें कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ फिज़िकल क्वांटिटीज़, किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को मेज़र किया जा सकता है या मापा जा सकता है, तो वो क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ। जो जितनी भी वस्तु हैं उन सभी को यदि हम उसका नाप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है पहली अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज़, और सेकंड होती है सदिश राशि
या वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं दी गई होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि आपकी हाइट, आपका वेट। मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 फीट। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड का मतलब जितनी भी नंबर वाली संख्या वाली चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपका वज़न हो गया, आपका वज़न हो गया 30 किलो या 40 किलो, तो इसमें 40 किलो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो जितने भी नंबर वाली संख्या या नंबर वाली वस्तुएं होती जिनका वज़न करते हैं तो नंबर आता है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और स्केलर क्वांटिटीज़ या अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है और दिशा नहीं दी गई होती है और उसमें कोई भी दिशा से कुछ संबंध नहीं दर्शाया गया होता है। तो अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहता है, दिशा नहीं दी रहती। बिना डायरेक्शन की वस्तुएं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है वह कहलाती अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज़। इसका उदाहरण हो गया स्पीड यानी चाल और डिस्टेंस यानी दूरी, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सदिश यानी दिशा के साथ। तो सदिश राशि में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिया रहता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी दी गई होती है, जिसमें दिशा भी दी रहती है और मैग्नीट्यूड भी दिया गया होता है। इसका उदाहरण हम इस तरह से समझते हैं, जब हमें कहीं यात्रा करनी रहती है तो हम कहते हैं 40 किलोमीटर ईस्ट में, मतलब कि हमें 40 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड इसमें क्या हो गया? 40 किलोमीटर और दिशा डायरेक्शन हो गई हमारी ईस्ट। तो सदिश राशियों में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी दी गई होती है। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स दूरी क्या होती है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो दूरी क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिस रास्ते पर यात्रा करते हैं, जिस पाथ पर वह ट्रेवल करते हैं, उस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है, यानी कि डिस्टेंस। यह एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, मतलब कि दूरी में मैग्नीट्यूड दिया रहता है, दिशा नहीं दी गई होती है, तो इसलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ में रखते हैं। तो डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस या किसी भी मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो दूरी रहती है वो हमेशा पॉजिटिव में ही नापी जाती है, कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो में नहीं नापी जा सकती। इसके अलावा दूरी को हमेशा, दूरी की जो SI यूनिट रहती है वो हमेशा मीटर में ही नापा जाता है। उसमें किलोमीटर भी लगा रहता है पर मीटर उसमें हमेशा रहता है, जैसे कि 48 किलोमीटर, लास्ट में क्या आता है इसमें? मीटर। तो दूरी की जो SI यूनिट रहती है वो हमेशा मीटर में होती है। तो दूरी को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इधर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, उस लाइन पे हमने 10 किलोमीटर 10 डिफरेंस की कुछ डिजिट हमने लिखी हुई है। तो जैसे कि A पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट, A पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी A पॉइंट से चलकर कहाँ पहुँचता है? H पॉइंट तक। रास्ते की लंबाई को ही उसने दूरी कहा है, तो A पॉइंट से जाकर वो H पॉइंट पे कितनी दूरी तय करता है? 80 किलोमीटर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से उसके रास्ते में जितने भी नंबर्स आएंगे वो उसकी दूरी कहलाएंगे, और जितनी भी दूरी तय करता है लास्ट में वो उसका दूरी किलोमीटर में लेंगे। तो A से लेके H पॉइंट तक उसने कितनी दूरी तय की है? 80 किलोमीटर।
अब जब वो 80 किलोमीटर पे पहुंच जाता है तब वो ई पॉइंट पर आता है, ई पॉइंट पे वापस आएगा। तब हम क्या करते हैं, ए से पहले एच पॉइंट तक की दूरी, फिर एच पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक की दूरी, इन तीनों दूरियों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक कितनी दूरी तय की उसने, 80 किलोमीटर। फिर उसने क्या किया, ए पॉइंट से लेके वो एच पॉइंट तक और फिर एच पॉइंट से लेके वो वापस ई पॉइंट पर आता है। तो हमने बीच में 10 डिजिट का डिफरेंस रखा है। तो उसने क्या करा, हम इन तीनों दूरी को ऐड कर देंगे। तो ए से लेके एच तक की दूरी कितनी हो गई, 80 किलोमीटर, और एच से लेके ई तक की दूरी 30 किलोमीटर हमने उसमें ऐड कर दिया। तो हमारी टोटल दूरी हो गई 110 किलोमीटर। तो इस तरह दूरी को हमेशा हम ऐड करेंगे। जब भी हमें किसी पाथ की या किसी रास्ते की लंबाई या दूरी निकालनी है तो उसे हम हमेशा ऐड करते हैं। दूरी समझने के बाद अब हम समझते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अर्थात इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो इनिशियल पोजीशन वह पोजीशन होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी दूरी तय करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जो प्रारंभिक बिंदु रहता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन वह पोजीशन है जब वह कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी दूरी तय कर लेता है या अपने अंतिम बिंदु के पास पहुंच जाता है, वो कहलाती है फाइनल पोजीशन या अंतिम बिंदु। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो छोटी सी दूरी होगी वो हमारा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीनिंग जिसमें सदिश राशि, दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों साथ साथ रहता है। मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसकी जो वैल्यू कभी हम ज्ञात करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर में नापी जाती है। जैसे कि दूरी की एसआई यूनिट मीटर में नापी जाती थी, वैसे ही विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर में नापी जा सकती है। डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इधर क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा या बॉडी ए पॉइंट से एच पॉइंट तक जाता है तो उसने कितनी दूरी तय की है, उसने दूरी तय की है 80 किलोमीटर। यदि वह एच पॉइंट से वापस सी पॉइंट पे आता है तो हम इन दूरियों को ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो छोटी दूरी बताएंगे जिस दूरी पर वह है। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की दूरी, भले ही उसने कितनी भी दूरी तय की हो, ए पॉइंट से एच पॉइंट पे गया, एच पॉइंट से ई पॉइंट पे गया, ई पॉइंट से सी पॉइंट पे आया, पर हमें उन दूरियों के बारे में कोई मतलब नहीं है, ना हमें उन्हें बताना है। हमें सिर्फ वह दूरी बतानी है जो उसकी अभी एक्चुअल दूरी पर है वो, तो हमें वह छोटी सी दूरी बतानी है। तो ए पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में यही होता है, वह छोटी सी दूरी जिसमें ऑब्जेक्टिव ने वह छोटी सी दूरी जो तय की है वह हमें डिस्प्लेसमेंट में बतानी रहती है। इसी तरह एक्स और वाई दो पॉइंट दिए गए हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट एक्स पॉइंट से चलकर वो कोई सा भी पाथ, टेढ़ा रास्ता हो या कितना भी लंबा रास्ता हो, कितनी भी लंबी दूरी तय की हो, पर वो कहाँ पहुँचता है, वाई पॉइंट पे। पर हम विस्थापन में क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे कि एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। हमें उस लंबे रास्ते से कोई मतलब नहीं रहता जो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी ने तय किया है, हमें सिर्फ छोटी सी दूरी जो
जिस दूरी पर वो है उस दूरी को ही बताना है इस विस्थापन में। तो विस्थापन में हम छोटी सी छोटी दूरी को ही बताते हैं, लंबी रास्ते की दूरी को हम नहीं बताते हैं। अभी हमने दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना। अब हम जानते हैं चाल, स्पीड और वेलोसिटी, वेग, ये क्या होते हैं। तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय की जाती है, यह कहलाता है उसकी स्पीड या चाल। स्पीड या चाल का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और वेग क्या होता है, तो वेग और वेलोसिटी में किसी दिए गए दिशा में कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितनी दूरी तय की गई है वह उसकी वेलोसिटी या उसका वेग कहलाता है। वेग और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वह सेम रहता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम जानते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और असमान गति, असमान मीनिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यदि कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी ले लेते हैं, तो वह इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को तय करती है, अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को हम यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहते हैं। मतलब कि सेम टाइम में और सेम डिस्टेंस, सेम दूरी तय करना, उसे हम कहते हैं एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इधर हमने 0 किलोमीटर, यहाँ जो किलोमीटर है हमने 100 में डिवाइड करे हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, बॉडी या कोई भी गाड़ी मान लेते हैं, कोई भी गाड़ी 0 किलोमीटर से 10 बजे वो कहाँ पहुँचते हैं, 100 किलोमीटर। मतलब उसने 9 बजे चलना स्टार्ट किया, 10 बजे तक वो गाड़ी ने या ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। 10 बजे से वो गाड़ी या ऑब्जेक्ट 11 बजे उसने कितनी दूरी तय की, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूरी की। 11 बजे से 12 बजे तक उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी तरह हमने जो टाइम है उनको 1 आवर्स में, एक घंटे में डिवाइड किया है। तो इसी प्रकार वह जो गाड़ी जा रही है वो 100 कितने 100 किलोमीटर कितने टाइम में दूरी तय कर रही है, वो एक घंटे में। तो इसी प्रकार एक समान यूनिफॉर्म मोशन में क्या होते हैं, एक समान गति में समान टाइम में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, सिर्फ 100 किलोमीटर। 10 बजे उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की, 11 बजे उसने 200 किलोमीटर की दूरी की, 12 बजे तक 300 की दूरी तय की। इसी प्रकार उसका जो टाइम है वो सेम है और उसकी जो दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वो भी सेम है। एक समान समय में एक समान दूरी तय करना क्या कहलाता है, एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। असमान गति में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह असमान गति को भी हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। इधर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी 0 किलोमीटर से 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो असमान गति में या असमान उसमें टाइम सेम रहता है पर जो दूरी है वो अलग अलग
डिस्टेंस की रहती है, जो दूरी है वो अलग अलग डिस्टेंस रहता है, दूरी के जो किलोमीटर है वो अलग अलग रहते हैं। तो एक समान गति में टाइम हमारा सेम है, पर जो दूरी है उसकी वो असमान दूरी रहेगी। जैसे कि 0 किलोमीटर से वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने? 1 घंटे में। अब उसी 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर से कहाँ पहुँच जाता है? 200 किलोमीटर। यानी कि उस 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? हमने 200 में से 70 किलोमीटर को माइनस करा इस 1 घंटे में दूरी निकालने के लिए, तो उसने इस 1 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब कि समान समय में डिफरेंस दूरी तय करना क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। असमान गति में टाइम समान रहेगा, पर जो वो दूरी तय कर रहा है वो अलग अलग दूरियां आएंगी। यह कहलाता है असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या वेग की रेट को चेंज होने की जो दर होती है उसे हम त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इसका फॉर्मूला A = V - U/T, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी = U, फाइनल वेलोसिटी = V और टाइम T। एक्सीलरेशन या त्वरण सदैव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो त्वरण पॉजिटिव कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी कम और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, तब त्वरण का मान पॉजिटिव आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो उसकी गाड़ी की शुरू की स्पीड जो है उसकी 20 किलोमीटर यानी कि कम स्पीड है, और बीच में वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। बीच में वो अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर पर ले आता है। तब त्वरण का मान क्या होगा? तब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम घटा देंगे। तब हम 50 किलोमीटर में से -20 किलोमीटर करेंगे, 30 किलोमीटर आएगा। एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। सेकंड, वेलोसिटी का नेगेटिव मान कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी की स्पीड को शुरू में 100 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा है और बाद में वह अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेता है, बाद में वह अपनी गाड़ी की स्पीड को 60 किलोमीटर कर लेता है, तब हमारा त्वरण का मान नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे। तब 60 - 100 = -40 किलोमीटर, यानी कि तब एक्सीलरेशन या त्वरण का मान नेगेटिव में आता है। बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करिए और समझिएगा। कुछ फॉर्मूले जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज जो भी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया, जो भी सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? सर्वप्रथम हमने ये जाना कि विराम अवस्था क्या होती है और गति अवस्था क्या होती है, गतिमान वस्तुएं क्या होती है। उसके बाद हमने चाल, स्पीड, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने जाना है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। जब तक कि आप इसका रिवीजन करिए। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।